नेक्स्ट इज कि गैस टरबाइन पावर प्लांट में हम कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो पहला मेथड है आपका इंटरकूलिंग एंड रीजनरेशन। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे। इंटरकूलिंग एंड रीजनरेशन इज़ अ मेथड जिससे कि आप एफिशिएंसी किसी भी गैस टरबाइन पावर प्लांट की बढ़ा सकते हैं। दूसरा मेथड है रीजनरेशन एंड रीहीट का यूज़ करके आप रीजनरेशन एंड रीहीट का यूज़ करके आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। केवल इंटरकूलिंग या केवल रीहीटिंग से आप एफिशिएंसी नहीं बढ़ा सकते। रीजनरेशन का उपयोग करना बेहद ज़रूरी है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम इस इंटरकूलिंग सर्किट को समझेंगे। इंटरकूलिंग को समझने के लिए देखिए, ये पहली बात तो जो आपके सामने जो ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है ये है आपका क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। इसमें दो कंप्रेसर्स लगे हुए हैं, एक कंप्रेसर ये, दूसरा ये। इन दोनों कंप्रेसर्स के बाद एक और डिवाइस लगा है जिसको बोलेंगे टरबाइन। टरबाइन को मैंने बताया था कि ये इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया वाला होता है। देखिए कंप्रेसर और टरबाइन दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। ये डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है कंप्रेसर, और टरबाइन इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये बनाने का तरीका है एक ब्लॉक डायग्राम कि क्या होता है कंप्रेसर और कैसा दिखता है टरबाइन। तो इंटरकूलिंग की जो सर्किट है हमारी, ये टोटल सर्किट जो है, देखिए लिखा हुआ है हेडिंग इफेक्ट ऑफ इंटरकूलिंग ऑन ब्रेटन साइकिल। टोटल हेडिंग क्या है इसकी? इफेक्ट ऑफ इंटरकूलिंग ऑन ब्रेटन साइकिल। तो हम देख रहे हैं कि इंटरकूलिंग करने से ब्रेटन साइकिल पे क्या असर पड़ने वाली है। तो बेसिकली आपने ब्रेटन साइकिल पीवी और टीएस प्लॉट में देखा था। अब हमने उसमें थोड़ा एनहेंसमेंट किया है, थोड़ा चेंज किया है, और उस चेंज को पहले हम ब्लॉक डायग्राम में समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे टीएस और पीवी प्लॉट में। तो यदि हम बात करें इंटरकूलिंग की, तो इंटरकूलिंग के केस में हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंटरकूलिंग के केस में हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि दो कंप्रेसर के बीच में, इन दोनों कंप्रेसर के बीच में यहाँ एक इंटरकूलर लगा हुआ है। समझते हैं क्या हो रहा है। एयर यहाँ से एंटर करेगा पहले कंप्रेसर में कंप्रेस होगा। जब एयर कंप्रेस होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कंप्रेस होने के बाद वो इंटरकूलर में जाएगी। कंप्रेस होने के बाद वो इंटरकूलर में जाएगी। इंटरकूलर में जाने के बाद वो कूल आउट होगी, उसका टेम्परेचर गिरेगा, उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा जिस टेम्परेचर पे वो पहले कंप्रेसर में एंटर की थी। इसको समझते हैं टीएस प्लॉट से। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की चीज़ है। 1 से एंटर किया और कंप्रेस होने के बाद 2 पे एग्जिट हुआ। देखिएगा 1 से एंटर किया और 2 पे कंप्रेस होने के बाद एयर एग्जिट हुआ। तो देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पे 1 से एंटर किया और 2 पे एग्जिट हुआ पहले कंप्रेसर में। फिर 2 से 3 के बीच में जो ये पोर्शन है वो इंटरकूलिंग है, और इंटरकूलिंग के बाद जो टेम्परेचर है वो वही हो गया जो 1 पे था। मतलब T1 और T3 ये जो दो टेम्परेचर्स हैं वो दोनों सेम है। ठीक है, T1 और T3 दोनों टेम्परेचर्स सेम है। तो वही चीज़ मैं बता रहा था कि इंटरकूलिंग में ऐसा ही होगा कि इसका टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कंप्रेसर 1 में ये एंटर किया है, वही टेम्परेचर हो जाएगा जब वो कंप्रेसर नंबर 2 में एंटर करेगा। T1 और T3 का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। वो जो एयर है जो T3 से एट पॉइंट 3 से एंटर करेगी सेकेंड कंप्रेसर में, वो फिर कंप्रेस होगी
कंप्रेस होने के बाद हम उसको भेजेंगे यहाँ, ये आपका हीट एक्सचेंजर। वहाँ पर हमारी जो एयर है वो एनर्जाइज होगी। एनर्जाइज होने के बाद उस एयर को हम भेजेंगे टरबाइन में। टरबाइन में वो एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने के बाद पावर देगी और फिर उस एयर को हम भेजेंगे यहाँ पर कूलर में। यहाँ पे अपनी हीट को वो क्या करेगी, डंप आउट कर देगी। डंप करने के बाद वापस वो साइकिल में आगे बढ़ चलेगी। ये सारी चीज़ें जो है एक बारी बहुत ज़रूरी है समझना हमें टीएस प्लॉट पे। तो दोनों के बीच में रिलेशन है, उसको ज़रा समझिएगा कि कैसे हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 पे कंप्रेसर में एंटर किया तो सेम वैसे ही पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे एंटर किया। 2 पे कंप्रेसर को एग्ज़िट किया तो देखिए 2 पे एग्ज़िट किया। 2 से 3 वाला जो पॉइंट है, जो पाथ है वो है इंटरकूलर का। तो देखिए इंटरकूलिंग हुई टीएस प्लॉट में भी। उसके बाद 3 से 4 कंप्रेसर दूसरा वाला, देखिए 3 से 4 कंप्रेसर दूसरा वाला। उसके बाद 4 से 5 है आपका कंबशन चैम्बर या कह लीजिए हीट एक्सचेंजर। तो देखिए 4 से 5 है आपका हीट एक्सचेंजर या कंबशन चैम्बर। 5 से 6 आपका टरबाइन है। तो देखिए 5 से 6 आपका टरबाइन है। और टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन पे क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट एंट्रोपी पे एक्सपेंशन होता है। ये जो टरबाइन में एक्सपेंशन है वो कांस्टेंट एंट्रोपी पे है। ये देखिए टीएस प्लॉट है, ये इधर टेम्परेचर है, इधर एंट्रोपी है। तो ये जो एक्सपेंशन हुआ है वो कांस्टेंट एंट्रोपी पे हुआ है। फिर उसके बाद जो 6 से 1 है, 6 से 1 वो हीट रिजेक्शन है। तो देखिए 6 से 1 आपका हीट रिजेक्शन है। ये है आपका टोटल टीएस प्लॉट। दोनों में रिजेम्बलेंस ब्लॉक डायग्राम और टीएस प्लॉट में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी। तो आप कहेंगे इंटरकूलिंग विद रीजनरेशन या रीहीट विद रीजनरेशन। केवल इंटरकूलिंग नहीं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होगा टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। पीवी प्लॉट में हम इसको समझ सकते हैं कि 1 से 2 जो है आपका कंप्रेशन, 2 से 3 है आपका इंटरकूलिंग, 3 से 4 है सेकेंड स्टेज कंप्रेसर। 3 से 4 सेकेंड स्टेज कंप्रेसर, देखिए जो यहाँ हो रहा है। उसके बाद 4 से 5 है आपका हीट एडिशन। तो देखिए यहाँ से भी 4 से 5 हीट एडिशन, 4 से 5 हीट एडिशन और यहाँ से 4 से 5 हीट एडिशन। 5 से 6 एक्सपेंशन। तो देखिए 5 से 6 एक्सपेंशन, 5 से 6 एक्सपेंशन। तीनों डायग्राम्स में एक्सपेंशन दिख रहा है आपको। एक्सपेंशन और कंप्रेशन आपको पीवी में समझ में आएगा। देखिए कैसे कंप्रेशन कम का बढ़ जाना, देखिए इस प्रोसेस में वॉल्यूम कम हो रहा है और जो प्रेशर है देखिए बढ़ जा रहा है। तो कंप्रेसर में ये होता है, वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ता है। सेकेंड स्टेज कंप्रेशन की बात करते हैं। सेकेंड स्टेज कंप्रेशन की बात करें तो देखिए 3 से 4 के दौरान वॉल्यूम घटा, प्रेशर P3 से P4 बढ़ गया। तो ये है आपका पीवी प्लॉट में आपको जो वॉल्यूम है और प्रेशर है उसका समझ में आएगा रिलेशन। टरबाइन 5 से 6 एक्सपेंशन, देखिए प्रेशर घटा वॉल्यूम बढ़ा, देखिए प्रेशर घटा और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है कि प्रेशर वॉल्यूम कर्व में आपको प्रेशर और वॉल्यूम में जो चेंजेस हो रहे हैं कंप्रेसर, इन दोनों कंप्रेसर्स में और इस टरबाइन में वो आपको दिखेगा इस पर्टिकुलर प्लॉट में। तो इंटरकूलिंग से हुआ क्या, ये समझने वाली चीज़ है कि इंटरकूलिंग से फ़ायदा क्या हुआ। इंटरकूलिंग से फ़ायदा नहीं हुआ कुछ, इंटरकूलिंग से एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन जब हम इंटरकूलिंग का यूज़ करेंगे रीजनरेशन के साथ तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये था आपका इंटरकूलिंग इन गैस टरबाइन पावर प्लांट या इफेक्ट ऑफ इंटरकूलिंग ऑन ब्रेटन साइकिल।
रीहीटिंग इन गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इसमें ये समझेंगे कि कैसे रीहीटिंग का यूज़ हो रहा है इन गैस टरबाइन पावर प्लांट। देखिए, पहली बात तो ये जो साइकिल है हमारी, ये टोटल पूरी की पूरी साइकिल हमारी क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की साइकिल है। ये ओपन नहीं है क्योंकि ये देखिए पूरी साइकिल क्या है, क्लोज्ड है। इसमें देखेंगे कि जो हमारा जो कंप्रेसर है वो एक लगा हुआ है, लेकिन टरबाइन दो लगी हुई है। ठीक है, जो हमारा इससे पहले इंटरकूलिंग था, इंटरकूलिंग से ये डिफर करता है। ये रीहीटिंग है, उसमें इंटरकूलिंग थी, उसमें दो कंप्रेसर के बीच में इंटरकूलिंग हुई थी। इसमें दो टरबाइन्स के बीच में एक रीहीटर लगा है। ठीक है, अब समझेंगे इसमें कि होता क्या है, पूरी साइकिल को कैसे करना है, कैसे समझेंगे। देखिए, एयर यहाँ से एंटर करेगी, कंप्रेसर में वो कंप्रेस की जाएगी, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा और वॉल्यूम क्या होगा, उसका घट जाएगा। जब वॉल्यूम घट जाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर हम उस एयर को ले जाएंगे यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में। वहाँ हम क्या करेंगे, उसको एनर्जाइज करेंगे, उस एयर को एनर्जाइज कर देंगे। उसके अंदर उसका जो प्रेशर वॉल्यूम और ज़्यादा वॉल्यूम तो जो होगा कम ही होएगा, लेकिन उसका प्रेशर बढ़ा देंगे। उस हाई प्रेशर एयर को हम टरबाइन के अंदर ले जा कर के एक्सपैंड करेंगे। टरबाइन में एक्सपैंड जब होगी तो एक्सपेंशन से जो पावर मिलेगा, उस पावर का हम यूज़ करेंगे इसी कंप्रेसर को चलाने के लिए। ये आपको पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। फिलहाल हमें समझना है कि क्या है रीहीटिंग, उसको ज़्यादा ज़रूरी है समझना। तो उसको समझेंगे हम कि जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ एयर को हमने हीट एक्सचेंजर में एनर्जाइज किया, टरबाइन में हमने उसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद हम उस एयर को वापस ले जाएंगे एक रीहीटर में। ये डिफरेंस है, नॉर्मल साइकिल से ये डिफरेंस है। रीहीटर में आने के बाद हमने उसको फिर से हीट किया, हमने उसको फिर से एनर्जी दिया। एनर्जी देने के बाद हम उसको फिर से टरबाइन, सेकेंड टरबाइन जो है उसमें एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद फिर हम उसको ले जाएंगे कूलर में और वहाँ से हीट रिजेक्ट आउट होगा और वो जो साइकिल है, फिर से जो एयर है वो साइकिल में फिर से आगे बढ़ चलेगा। इससे देखिए हुआ क्या, फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा इसमें भी कुछ नहीं होगा, इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे हम रीजनरेशन के साथ, तब जाकर के हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसमें देखिए क्या होगा, 1 से 2 कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ, तो देखिए 1 से 2 कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ। 2 से 3 के बीच में आप क्या कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं। तो देखिए 2 से 3 के बीच में हीट ऐड हुआ है इस पोर्शन में। 3 से 4 टरबाइन नंबर 1, देखिए 3 से 4 टरबाइन नंबर 1, 3 से 4 क्या है, टरबाइन नंबर 1। 4 से 5 फिर से रीहीटिंग, तो यही है आपका 4 से 5 आपका रीहीटिंग है। 5 से 6 सेकेंड टरबाइन में वो एक्सपेंशन, 5 से 6 सेकेंड टरबाइन में एक्सपेंशन। और 6 से 1 आपका कूलर में हीट रिजेक्शन, आपका कूलर में हीट रिजेक्शन किसमें, 6 से 1 के दौरान, 6 से 1 के दौरान। तो ये हो गया आपका टीएस प्लॉट। पीवी प्लॉट में समझेंगे, देखिए 1 से 2, इस 1 से 2 के दौरान देखिए वॉल्यूम जो है वो घट रहा है, प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। देखिए बढ़ रहा है ना, प्रेशर 1 से 2 चला गया और वॉल्यूम जो है 1 से 2 आ गया। देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कम है और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। तो हमने देखा क्या कि प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ। तो देखिए ये जो कंप्रेसर है 1 से 2 यही काम करता है, प्रेशर को बढ़ाता है, वॉल्यूम कम करता है। 2 से 3 हीट एडिशन, 2 से 3 हीट एडिशन। 3 से 4 में पहला टरबाइन लगा हुआ है, देखिए 3 से 4 टरबाइन एक्सपेंशन, प्रेशर गिरेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। देखिए 3 से 4 प्रेशर बढ़ा, प्रेशर गिरा और वॉल्यूम बढ़ा। उसके बाद 4 से 5 रीहीटिंग, देखिए 4 से 5 के अंदर रीहीटिंग हुआ। 5 से
5 से 6 टरबाइन में एक्सपेंशन, 5 से 6 टरबाइन में एक्सपेंशन होगा तो देखिए वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा और जो प्रेशर है वो घटेगा। 6 से 1 कूल करना, तो देखिए 6 से 1 कूल हुआ, 6 से 1 जो है हमारा एक हीट का इवॉल्व होना होगा, हीट का रिजेक्शन होगा। तो यही है बेसिकली आपका रीहीट ऑन अ ब्रेटन साइकिल। कि रीहीट करने से क्या होगा, रीहीट करने से एफिशिएंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा बल्कि एफिशिएंसी घट जाएगी, इसमें एफिशिएंसी घट जाएगी, उसमें भी इंटरकूलिंग में भी एफिशिएंसी घट जाएगी। कैसे घट जाएगी उसको समझते हैं पहले, चलिए समझते हैं इस चीज़ को। ये है आपका इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग में समझिए क्या होगा। इंटरकूलिंग के केस में ये हमारी साइकिल है, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी जो है वो होती है, एफिशिएंसी बराबर होती है 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाई क्यू एडेड, ये होता है ना एफिशिएंसी। तो यदि हम बात करें क्यू एडिशन की, हीट ऐड कहाँ हो रहा है, तो हीट तो ऐड होता है हमारा 4 से 5 के दौरान। अगर इंटरकूलिंग नहीं होती तो हीट ऐड होता है 2' से 5 के दौरान, सही है। कहाँ से होता, यहाँ पे हीट एडिशन लिख लूँ, हीट एडिशन कहाँ से होता, 2' से 5 के दौरान अगर इंटरकूलिंग नहीं होती तो। लेकिन चूंकि इंटरकूलिंग हो गई है, तो जब इंटरकूलिंग हो गई है तो हीट ऐड कहाँ से कहाँ होगा, हीट ऐड होगा आपका 4 से 5 तक। तो अगर 4 से 5 हीट ऐड हो रहा है तो आपको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा, हीट एडिशन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जब अगर आप हीट एडिशन ज़्यादा दे रहे हैं मतलब ये वैल्यू आपने बढ़ा दी, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, घट गई। और जब ये ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये ओवरऑल नंबर जो है आपका वो घट गया है, वो कम हो गया है। तो जब ओवरऑल नंबर क्या होगा, ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जब हम इसका यूज़ करेंगे रीजनरेशन के साथ, तब जाकर के कहीं इसकी एफिशिएंसी आपको बढ़ती हुई समझ में आएगी। तो हमें इंटरकूलिंग प्लस रीजनरेशन का यूज़ करना है और रीहीट एंड रीजनरेशन का यूज़ करना है फॉर इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम समझेंगे इस केस में, रीहीट के केस में। तो रीहीट केस में देखिए एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आपका 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाई क्यू एडेड, यही है ना फॉर्मूला। अब क्यू रिजेक्शन की बात करें तो अगर ये साइकिल रीहीट की नहीं होती तो रिजेक्शन होता कहाँ से कहाँ, ये होता 4' से 1 के बीच। लेकिन रिजेक्शन अभी कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो रिजेक्शन बढ़ गया, मतलब ये वाला नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब ये वाला नंबर बढ़ जाता है तो ये ओवरऑल नंबर क्या होगा, ओवरऑल नंबर भी बढ़ जाएगा। तो जब ये ओवरऑल नंबर बढ़ जाएगा तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी का जो नंबर है वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो नंबर है वो घट जाएगा, एफिशिएंसी घट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम बात करें इंटरकूलिंग की, तो खाली इंटरकूलिंग करके आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, खाली आप इंटरकूलिंग करके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। इंटरकूलिंग एक मेथड है जिससे कि आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। लेकिन रीहीट एक ऐसा मेथड है जिससे आप रीजनरेशन का यूज़ करने के बाद ही आप इसकी एफिशिएंसी को आप बढ़ा सकते हैं। कब, जब
with रीजनरेशन, ठीक। लेकिन उस केस में, इंटरकूलिंग के केस में आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि इस केस में एफिशिएंसी बढ़ सकती है विदाउट रीजनरेशन। लेकिन यदि हम बात करते हैं रीहीट की, तो इसमें एफिशिएंसी जो है वो बढ़ नहीं सकती बल्कि घट जाएगी। हमें यूज़ करना होगा रीजनरेशन, तब कहीं जाकर के एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये है आपका रीहीट और रीजनरेशन का कंसेप्ट। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, रीजनरेशन क्या है। रीजनरेशन क्या है? देखिए रीजनरेशन क्या है, यही हमारी जो बेसिक साइकिल है उसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है रीजनरेशन के लिए। एयर जो होगा वो हमारा पॉइंट नंबर 1 से एंटर करेगा, कंप्रेसर में कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद वो एक ऐसे जगह जाएगा जिसको अपन बोलते हैं रीजनरेटर। रीजनरेटर में देखिए, समझिए कैसा होगा कि ये एयर एंटर करेगी रीजनरेटर से कंबशन चैम्बर में या हीट एक्सचेंजर में। वहाँ से ये एनर्जाइज होगी, टरबाइन में एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होने के बाद वो वापस आएगी बाहर, एग्जिट होगी। एग्जिट होने के बाद की बात है कि एंटर करेगी वो रीजनरेटर में। रीजनरेटर में जो ये एग्जॉस्ट गैसेस या जो हीट एग्जिट करने वाली एयर है, वो कंबशन चैम्बर में जाने वाली एयर को हीट कर देगी। इससे क्या होगा, जो नेट हीट एडिशन है वो घट जाएगा, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये जो रीजनरेटर में जो एयर जा रही है वो उसको टरबाइन से एग्जिट करने वाली जो एयर है वो क्या करेगी, हीट कर देगी। हीट करने के बाद हम उसको ले आएंगे इस हीट एक्सचेंजर में, जहाँ पे उसको एग्जिट करा देंगे हीट को, मतलब कि डंप कर देगा हीट को, और फिर से वो एयर जो है कंप्रेसर में चली जाएगी और साइकिल फिर से चलने लगेगी। कहने का मतलब ये है कि केवल एक चीज़ ऐड हुई है, वो है आपका इस रीजनरेटर में ये जो एग्जिट हो रही है एयर टरबाइन से, उसको हम इस रीजनरेटर में भेजेंगे। किस लिए? ताकि जो इस हीट एक्सचेंजर में एयर आ रही है उसको इस रीजनरेटर के थ्रू हीट करने के लिए, इस रीजनरेटर के थ्रू हीट करने के लिए, ठीक है। अब इसको समझेंगे, इसका टीएस और पीवी पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले टीएस में समझते हैं क्या होगा। टीएस प्लॉट पर समझेंगे तो देखेंगे 1 से 2 जो है वो है आपका कंप्रेसर। तो देखिए 1 से 2 है आपका कंप्रेसर, 1 से 2 क्या है आपका कंप्रेसर। उसके बाद 2 से 3 जो हीट है वो आप किसी कंबशन चैम्बर के थ्रू नहीं बल्कि टरबाइन से एग्जॉस्ट होने वाली एयर से दे रहे हैं, इसलिए 2 से 3 वो वाली हीट है। 3 से 4 जो हीट है उसको आपने कंबशन चैम्बर या हीट एक्सचेंजर से दिया है। 3 से 4 वाली जो हीट है उसको आपने हीट एक्सचेंजर या कंबशन चैम्बर से दिया है। लेकिन अगर हम बात करें 2 से 3 वाली हीट को, तो इसको आपने नहीं दिया है, वो टरबाइन के एग्जॉस्ट गैसेस से मिला हुआ है। तो इतनी हीट आपने बचा ली जिसको आपको देनी नहीं पड़ी। तो फ्यूल कम लगाना पड़ा आपको, फ्यूल आप कम जलाएंगे जिसका टेम्परेचर जो बढ़ाएगा 3 से 4। आपने जो 2 से 3 हीट है वो आपने जुगाड़ से बना ली है। 4 से 5 जो है वो है आपका टरबाइन में एक्सपेंशन। देखिए 4 से 5 एक्सपेंशन, 5 से 6 रीजनरेशन, देखिए 5 से 6 रीजनरेशन, और 6 से 1 जो है आपका हो गया हीट एग्जॉस्ट। 6 से 1 हीट एग्जॉस्ट। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे जो फ्यूल यूज़ होने वाला था 2 से 4 जाने के लिए, 2 से 4 जाने के लिए हीट एडिशन के लिए, उसमें कुछ कटौती कर दी आपने। टरबाइन से एग्जॉस्ट होने वाली एयर को आपने यूज़ किया और 2 से 3 अमाउंट ऑफ हीट आपने ऐड कर दिया। आपको खाली इतने ही हीट ऐड करना है जिससे कि टेम्परेचर T3 से T4 बढ़ जाए। इससे फ़ायदा होगा,
एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसमें भी कुछ नहीं होगा, इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे हम रीजनरेशन के साथ, तब जाकर के हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसमें देखिए क्या होगा, 1 से 2 कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ, तो देखिए 1 से 2 कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ, 2 से 3 के बीच में आप क्या कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं। तो देखिए 2 से 3 के बीच में हीट ऐड हुआ है इस पोर्शन में। 3 से 4 टरबाइन नंबर 1, देखिए 3 से 4 टरबाइन नंबर 1, 3 से 4 क्या है, टरबाइन नंबर 1। 4 से 5 फिर से रीहीटिंग, तो यही है आपका 4 से 5 आपका रीहीटिंग है। 5 से 6 सेकेंड टरबाइन में कूल वो एक्सपेंशन, 5 से 6 सेकेंड टरबाइन में एक्सपेंशन, और 6 से 1 आपका कूलर में हीट रिजेक्शन, आपका कूलर में हीट रिजेक्शन किसमें, 6 से 1 के दौरान, 6 से 1 के दौरान। तो ये हो गया आपका टीएस प्लॉट। पीवी प्लॉट में समझेंगे, देखिए 1 से 2, इस 1 से 2 के दौरान देखिए वॉल्यूम जो है वो घट रहा है, प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। देखिए बढ़ रहा है ना, प्रेशर 1 से 2 चला गया और वॉल्यूम जो है 1 से 2 आ गया। देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कम है और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। तो हमने देखा क्या कि प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ। तो देखिए ये जो कंप्रेसर है 1 से 2 यही काम करता है, प्रेशर को बढ़ाता है, वॉल्यूम कम करता है। 2 से 3 हीट एडिशन, 2 से 3 हीट एडिशन। 3 से 4 में पहला टरबाइन लगा हुआ है, देखिए 3 से 4 टरबाइन एक्सपेंशन, प्रेशर गिरेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। देखिए 3 से 4 प्रेशर बढ़ा, प्रेशर गिरा और वॉल्यूम बढ़ा। उसके बाद 4 से 5 रीहीटिंग, देखिए 4 से 5 के अंदर रीहीटिंग हुआ। 5 से 6 टरबाइन में एक्सपेंशन, 5 से 6 टरबाइन में एक्सपेंशन होगा, तो देखिए वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा और जो प्रेशर है वो घटेगा। 6 से 1 कूल करना, तो देखिए 6 से 1 कूल हुआ। 6 से 1 जो है हमारा हीट का इवॉल्व होना होगा, हीट का रिजेक्शन होगा। तो यही है बेसिकली आपका रीहीट ऑन अ ब्रेटन साइकिल, कि रीहीट करने से क्या होगा, एफिशिएंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा बल्कि एफिशिएंसी घट जाएगी। इसमें एफिशिएंसी घट जाएगी, उसमें भी इंटरकूलिंग में भी एफिशिएंसी घट जाएगी। कैसे घट जाएगी उसको समझते हैं पहले, चलिए समझते हैं इस चीज़ को। ये है आपका इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग में समझिए क्या होगा। इंटरकूलिंग के केस में ये हमारी साइकिल है, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी जो है वो होती है, एफिशिएंसी बराबर होती है 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाई क्यू एडेड, ये होता है ना एफिशिएंसी। तो यदि हम बात करें क्यू एडिशन की, हीट ऐड कहाँ हो रहा है, तो हीट तो ऐड होता है हमारा 4 से 5 के दौरान। अगर इंटरकूलिंग नहीं होती तो हीट ऐड होता है 2' से 5 के दौरान, सही है। कहाँ से होता, यहाँ पे हीट एडिशन लिख लूँ, हीट एडिशन कहाँ से होता, 2' से 5 के दौरान अगर इंटरकूलिंग नहीं होती तो। लेकिन चूंकि इंटरकूलिंग हो गई है, तो जब इंटरकूलिंग हो गई है तो हीट ऐड कहाँ से कहाँ होगा, हीट ऐड होगा आपका 4 से 5 तक। तो अगर 4 से 5 हीट ऐड हो रहा है तो आपको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा, हीट एडिशन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जब अगर आप हीट एडिशन ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब ये वैल्यू आपने बढ़ा दी, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, घट गई। और जब ये ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये ओवरऑल नंबर जो है आपका वो घट गया है, वो कम हो गया है। तो जब ओवरऑल नंबर क्या होगा,
ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जब हम इसका यूज़ करेंगे रीजनरेशन के साथ, तब जाकर के कहीं इसकी एफिशिएंसी आपको बढ़ती हुई समझ में आएगी। तो हमें इंटरकूलिंग प्लस रीजनरेशन का यूज़ करना है और रीहीट एंड रीजनरेशन का यूज़ करना है फॉर इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम समझेंगे इस केस में, रीहीट के केस में। तो रीहीट केस में देखिए, एफिशिएंसी पाने के लिए हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आपका 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय क्यू एडेड, यही है ना फॉर्मूला। अब क्यू रिजेक्शन की बात करें तो अगर ये साइकिल रीहीट की नहीं होती तो रिजेक्शन होता कहाँ से कहाँ, ये होता 4' से 1 के बीच। लेकिन रिजेक्शन अभी कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ से यहाँ। तो रिजेक्शन बढ़ गया, मतलब ये वाला नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब ये वाला नंबर बढ़ जाता है तो ये ओवरऑल नंबर क्या होगा, ओवरऑल नंबर भी ये ओवरऑल नंबर भी बढ़ जाएगा। तो जब ये ओवरऑल नंबर बढ़ जाएगा तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी का जो नंबर है वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो नंबर है वो घट जाएगा, एफिशिएंसी घट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम बात करें इंटरकूलिंग की, तो खाली इंटरकूलिंग करके आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, खाली आप इंटरकूलिंग करके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। इंटरकूलिंग एक मेथड है जिससे कि आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। लेकिन रीहीट एक ऐसा मेथड है जिससे आप रीजनरेशन का यूज़ करने के बाद ही आप इसकी एफिशिएंसी को आप बढ़ा सकते हैं। कब, जब विथ रीजनरेशन, ठीक। लेकिन उस केस में, इंटरकूलिंग के केस में आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि इस केस में एफिशिएंसी बढ़ सकती है विदाउट रीजनरेशन। लेकिन यदि हम बात करते हैं रीहीट की, तो इसमें एफिशिएंसी जो है वो बढ़ नहीं सकती बल्कि घट जाएगी। हमें यूज़ करना होगा रीजनरेशन, तब कहीं जाकर के एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये है आपका रीहीट और रीजनरेशन का कंसेप्ट।